नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जीएस से संबंधित बड़ा ही सारगर्भित विषय स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हम इस पोस्ट में स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के बारे में समझने के साथ भारत में इसके असफलता के कारण और वाई.एच. मालेगन कमेटी के सुझाव आदि पर विचार करेंगे। स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानें। स्वयं सहायता समूह एक ऐच्छिक संगठन होते हैं जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग के माध्यम से हितों की पूर्ति होती है। इस तरह ये हित समूह का ही प्रारूप होते हैं, इनका कोई निश्चित स्वरूप अथवा उद्देश्य नहीं होता है, अतः इसमें सदस्यों की संख्या तय नहीं होती है। इसका उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के उद्देश्य से नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 1992-93 में इस योजना को शुरू किया। प्रारंभ में इसके अंतर्गत मात्र 500 स्वयं सहायता समूह को बैंक सिस्टम से जोड़ा गया। क्योंकि यह योजना सफल हुई, अतः इसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। नाबार्ड के अनुसार वर्तमान में इस योजना से लगभग 101 मिलियन परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है। आंकड़ों के अनुसार जिन स्वयं सहायता समूह को इसका लाभ प्राप्त हुआ है उनमें से 86% महिलाओं का समूह रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह क्या है, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि भारत में कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह का सबसे सामान्य प्रारूप ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित 15 से 20 महिलाओं का समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग के माध्यम से निवेश कर सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना कर आजीविका सुनिश्चित करना है। क्योंकि ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप असंगठित होते हैं एवं इसके ऋण का कोई इतिहास नहीं होता है, अतः इसके लिए बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान की भूमिका बढ़ जाती है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होते हैं जो कम अवधि का ऋण प्रदान करते हैं। पहले सूक्ष्म वित्तीय संस्थान न तो आरबीआई से पंजीकृत हुआ करती थी और न ही आरबीआई इसका संचालन करता था। आमतौर पर ये बैंक से ऋण प्राप्त करते थे और इस धनराशि से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को ऋण प्रदान करते थे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जमा राशि भी प्राप्त कर लेते हैं और बीमा एवं निधि अंतरण की सुविधा भी प्रदान करते हैं, लेकिन इनका सबसे अधिक महत्व स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को ऋण तो व्यक्तिगत स्तर पर प्रदान करती है, परंतु इस ऋण की देयता पूरे समूह की होती है। अतः सामाजिक दबाव के कारण लिए गए ऋण की वापसी होती है। लिए गए ऋण का प्रयोग उपभोग के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है, इसका उपयोग मात्र निवेश के उद्देश्य से हो सकता है। भारत में स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के बारे में आइए अब हम बात करते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान की अवधारणा सफल नहीं रही। इसके असफल होने के निम्नलिखित वजहें रही है। पहला, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के पास संसाधन की कमी रही है। यह स्वयं बैंकों से ऋण प्राप्त कर उच्च ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। इसके कारण ब्याज का भार ज़्यादा रहता है और ऋण की वापसी कठिन हो जाती है। दूसरा, ऋण की राशि कम होने के कारण स्वयं सहायता समूह के मेंबर कई सूक्ष्म वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त कर लेते हैं एवं इसकी वापसी में चूक जाते थे। तीसरा, निवेश के उद्देश्य से ली गई धनराशि का प्रयोग उपभोग के उद्देश्य से कर लिया जाता था, जिसके कारण ऋण की वापसी में चूक होती थी। चौथा, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों में जबरन वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके कारण इनकी लोकप्रियता प्रभावित हुई। पांचवा, अनुभव की कमी के कारण किए गए निवेश से स्थापित कारोबार को चला पाना
सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के लिए कठिन साबित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आस्था एवं स्वयं सहायता समूह अनिवार्य रूप से एक सूक्ष्म उद्योग इकाई में परिवर्तित हो जाए यह संभव नहीं है। इनमें से अधिकांश असफल रह जाते हैं। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अनुभव की कमी, ग्रामीणों में बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे परिवहन, संचार, विद्युत आपूर्ति इत्यादि, जोखिम लेने की क्षमता में कमी आदि। आइए अब हम आपको YH मालेगन कमेटी ने स्वयं सहायता समूह के लिए जो कुछ अपने सुझाव दिए थे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्षेत्र को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से RBI ने ही YH मालेगन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस समिति के सुझावों को RBI ने लागू भी किया। पहला, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान की एक नवीन श्रेणी तैयार की जाए जिसका नाम NBFC या MFI नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रखा जाए एवं इन्हें RBI के नियंत्रण में लाया जाए। दूसरा, किसी भी एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा SHGS की सदस्यता प्राप्त करने की अनुमति न दी जाए। किसी भी एक SHGS के सदस्य को 2 से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या MFI से धन की प्राप्ति न हो जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में SHGS ने मात्र उन्हीं सदस्यों को ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए जिनका वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 से ज़्यादा न हो। इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। SHGS के किसी एक सदस्य को 2 से ज़्यादा MFI से ऋण प्राप्त करने की अनुमति न दी जाए एवं दोनों ही MFI को मिलाकर 50,000 से ज़्यादा की ऋण की प्राप्ति न हो जाए। इसे भी बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। किसी एक सदस्य को एक MFI से 35,000 से ज़्यादा की ऋण की प्राप्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसे बढ़ाकर अब 60,000 रुपया कर दिया गया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी 24% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते हैं, परंतु शर्त यह भी होगी कि दिए गए ब्याज में एक बड़े MFI का लाभ 10% से ज़्यादा कर न हो और एक छोटे MFI का लाभ 12% से ज़्यादा न हो। बड़े MFI वे होंगे जिन्होंने कम से कम 100 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर रखा हो, जबकि इससे कम ऋण प्रदान करने वाले छोटे MFI होते हैं। ऋण देने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की प्रच्छन्न वसूली नहीं की जा सकती है। ऋण की परिपक्वता की अवधि ऋण की धनराशि पर तय होगी। किसी भी तरह की जबरन वसूली के लिए संस्थान जवाबदेह होगी। बैंक यदि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान को ऋण प्रदान करते हैं तब यह उनके प्राथमिक वाले क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाएगा। आइए अब हम आपको प्राथमिक वाले क्षेत्रक जो हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। RBI ने कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र का हिस्सा बना रखा है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए सभी बैंक के ऊपर कुछ विशेष एवं अनिवार्य नियम लागू किए गए हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्र के बारे में विस्तार से मैं आपको आगे बताऊंगा। इन दिशा निर्देशों के आधार पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी अपना 85% ऋण प्रदान करती है। शेष 15% पर यह दिशा निर्देशन लागू नहीं होते हैं। भारत में कुल रोजगार का 86% असंगठित अर्थात अनौपचारिक क्षेत्र में है, जबकि वह 14% जो कि औपचारिक क्षेत्र में अर्थात संगठित क्षेत्र में है, उससे भी एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक रूप से कार्यरत है। अतः ऐसे में स्वरोजगार की भूमिका बढ़ाने के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा माइक्रो फाइनेंस कंपनी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तरह इस पोस्ट में आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में पढ़ा। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24/7 कभी भी बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।